So hello guys, once again you're all welcome back to Entrance Investigation. This is Sambhav here. और आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं. We are going to solve some problems. The problems will be kept from very basic to a very good level. Okay, I'll take this lecture from the very beginner level to a good advanced level problem at the end. So that will be a great interaction for all of you as well. आप लोगों का बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होने वाला है ये. ठीक है. दिस इज द वी आर कंटिन्यूइंग विद द लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज पर्टिकुलरली, तो उसी का ही कंटिन्यूएशन में दिस इज द वीडियो फॉर दैट. तो बहुत ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और खुद से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन या लास्ट मिनट रिवीजन सेशन आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. ठीक है. ये सेशन देख लेंगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे और आपके कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी बन जाएगी. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस. तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन से है ये क्वेश्चन. फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा कॉमा टू अल्फा. फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा होना था ये पहली बार. तो फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा सच दैट दीज पॉइंट्स अल्फा कॉमा टू प्लस अल्फा एंड 3 अल्फा बाई 2 कॉमा अल्फा स्क्वायर लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. तो मैं वापस से बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर अल्फा का रेंज बताना है such that these two points lie on the opposite sides of a line. तो हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है ये कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन दी गई है, ठीक है, लेट्स से दिस इज माय लाइन, आई विल कॉल इट लाइन ax plus by plus c is equal to 0. If this is my line, here it is if there is a point x1 comma y1 over here, let's say this point is a, let's say this point is b, x2 comma y2, and let's say there is some point c, that is x3 comma y3. तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं ए और बी, तो दे लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ लाइन, ax plus by plus c, or I'll represent it as line L. So they lie on the opposite sides of the line. If ax1 plus by1 plus c times of ax2 plus by2 प्लस सी इज लेस देन 0. दैट इज, अगर हम यहाँ से पावर ऑफ पॉइंट तो आपको याद होगा कि कैसे करते हैं, निकालते हैं. अगर आपको वो नहीं पता है, आप क्या करेंगे, आप बस इसके कोऑर्डिनेट्स पुट करके इसकी जो वैल्यू निकालते हैं, दैट इज नोन एज पावर ऑफ पॉइंट. ठीक है. आप इसको पुट करें, आप इसको पुट करें, ठीक है, एक का साइन आएगा पॉजिटिव, दूसरे का साइन आएगा नेगेटिव, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव बनेगा. ठीक है. अगर आप इसको पुट करेंगे इसके साथ तो आपको यहाँ वाले से एक साइन मिलेगा. लेट्स से यहाँ से अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली तो यहाँ से भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा. तो सेम साइड आने के लिए दोनों को जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, इफ आई कंसीडर एन एक्सप्रेशन L इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, तो हमारे पास जब भी हम उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे x1 y1 और x3 y3, तो हमारे पास हमेशा आउटपुट जो होगा पॉजिटिव होगा जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. पर जब लाइन के ऑपोजिट साइड में जब हमारे पास दूसरा पॉइंट है, तो जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आउटपुट नेगेटिव आएगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट इज फॉर करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेट लाइंस. ठीक है. कि आपको ऑपोजिट साइड जब भी बोला हो, ऑपोजिट साइड्स पे कोई दो पॉइंट दिए, तो आप ये सीधा लॉजिक लगा सकते हैं कि जब आपके पास ये वाला पॉइंट जो है पहला और ये है, तो इसका प्रोडक्ट दैट मस्ट बी नेगेटिव. ठीक है. तो वील अप्लाई दिस लॉजिक. सो फॉर आवर केस आवर लाइन L इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. डायरेक्टली मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. तो वी आर कंसिडरिंग अवर एक्सप्रेशन 2x प्लस 3y माइनस 6. तो अल्फा कॉमा 2 प्लस अल्फा कर लेते हैं पहले. तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस अल्फा माइनस 6. ठीक है. दिस इज अवर फर्स्ट एक्सप्रेशन. एंड व्हाट इज अवर सेकंड एक्सप्रेशन? तो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ 3 अल्फा बाई 2, ओके, प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड माइनस 6. ओके, तो माइनस, तो दिस इज अवर सेकंड एक्सप्रेशन. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 5 अल्फा. यहाँ से फर्स्ट एक्सप्रेशन से 5 अल्फा मिलेगा और इस एक्सप्रेशन से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6.
this must be negative. Once it is negative, we are sure these 2 points lie on the opposite sides of line. So we have to find the range for alpha. ठीक है, तो ऐसा कहते हैं 5 से डिवाइड कर सकते हैं, सिंस 5 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड हम 3 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो दिस विल बी अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 6 ऐसे लिख लेते हैं. तो वी आर राइटिंग इट इन दिस मैनर. तो हमारे पास ये आ जाएगा लेस देन 0, बिकॉज हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है, तो आई कैन राइट इट इन दिस मैनर. सो दिस इज माई फाइनल एक्सप्रेशन. नाउ आई हैव टू फाइंड द रेंज फॉर अल्फा. तो आई हैव अ रिलेशन फॉर अल्फा. नाउ आई कैन डू दैट. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 6 इज लेस देन 0. इसको सॉल्व करते हैं. तो अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस, ओ सॉरी यहाँ पर 2 होना था, 2. ठीक है, यहाँ पर 2 अल्फा माइनस 2 इज लेस देन 0 आएगा. तो अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2, इसका वैल्यू आएगा भाई नेगेटिव. ठीक है, और यहाँ से अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 1 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2, इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव. तो ओवरऑल दिस एक्सप्रेशन विल बी अ negative quantity. Now what will be the condition for this expression to be negative? तो ये आप लोगों को पता होगा, this is known as the wavy curve method that we are going to apply. So we are going to use the wavy curve method for solving such a kind of system. तो उसमें आपको पता ही होगा कि we will locate the roots initially. जब वो 0 होता है. ठीक है, you might have studied this in the linear inequalities. Okay. ओके, तो हमारे पास पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक पॉइंट है 0, एक है 1 और एक है -2. तो -2 इधर लोकेट करते हैं, इधर 0 लोकेट करते हैं और इधर 1 लोकेट करते हैं, जस्ट एज इफ इट इज लोकेटिंग ऑन अ नंबर लाइन. अब वेवी कर्व क्या कहता है कि ये जो मेथड है, जो वेवी कर्व मेथड है, ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो आफ्टर द रूट यू विल फाइंड सम पर्टिकुलर सिनेरियो, बिफोर द रूट यू विल फाइंड अनदर टाइप. सो आप उससे क्या करते हैं, रेंज का हम इंटरवल्स में स्प्लिट कर देते हैं. जिन इंटरवल्स में हमारा रेंज पॉजिटिव है, जिन इंटरवल्स में हमारा रेंज नेगेटिव है, और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को स्प्लिट करने के लिए वेवी कर्व मेथड इज यूज्ड. तो हम बस उसी को यूज करने वाले हैं. तो जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है, अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 1 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 2. तो हम क्या देखेंगे, पहले हम 1 से आगे देखेंगे. ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव आएगा. क्यों? क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर जो वैल्यू है अल्फा का, ठीक है, ये आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगा 1 से आगे. तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव की मल्टीप्लिकेशन मिल रही है किसके साथ, यहाँ से 1 से बड़ा कोई भी नंबर है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर है और अल्फा माइनस 1 से मल्टीप्लाई है, तो वो 0 से हमेशा बड़ा होगा. तो पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव से है. और अल्फा प्लस 2 में भी 1 से बड़ा नंबर है. ठीक है, हमेशा 1 से बड़ा नंबर है, तो ये वाला नंबर हमेशा 3 से बड़ा होगा, तो ये पॉजिटिव है. तो ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन इससे मिलती है हमें पॉजिटिव. ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए था. आप जब इस फॉर्मेट में पहुंचे, आप यहाँ पर डायरेक्टली पॉजिटिव लिख सकते हो. ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली नेगेटिव लिख सकते हैं. ये ऑल्टरनेट चलेंगे, और ऑल्टरनेट चलने का रीजन भी आपको बता देते हैं. देखिए, आप यहाँ पे पॉजिटिव में है जब आपके पास सारे नंबर्स 1 से बड़े हैं. 0 से 1 के बीच में हम 0.5 ले लीजिए. ठीक है, तो ये वाला तो पॉजिटिव दे देगा, ये वाला भी पॉजिटिव दे देगा, पर एक नेगेटिव दे देगा. यहाँ पर एक नेगेटिव दे रहा है, तो एक नेगेटिव होने की वजह से पूरा नेगेटिव. यहाँ पर क्या होगा, 0 से कम पे ये वाला आपको नेगेटिव देगा. ठीक है, आई विल मार्क इट विद ब्लू. ये वाला आपको नेगेटिव देगा, ये वाला आपको नेगेटिव देगा, पर 0 से -2 में ये वाला आपको पॉजिटिव देगा. तो इससे ओवरऑल आपके पास जो एक्सप्रेशन है, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करके, और प्लस हमारे पास एक पॉजिटिव है, तो ओवरऑल वो पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, और -2 से कम पे आप देख सकते हैं कि तीनों वैल्यूज में आपको नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन मिल रही है, तो 3 बार नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव मिलेगा. तो दिस इज द एंटायर आइडिया. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन 0, मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव रेंज वाला. तो वी हैव टू सॉल्व फॉर नेगेटिव रेंज. तो ये नेगेटिव रेंज में कब आता है, ये आता है -∞ से -2. ओके, यूनियन, अच्छा -2 मत कर देना, ओपन, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं, इक्वालिटी नहीं होल्ड कर रही है. ठीक है, एंड 0 से 1. तो दिस इज अवर आंसर.
So this must be the required range for alpha, so that our entire expression, this scenario that we developed will yield us the required answer. So this is quite simple and it was easy to comprehend. आपने कुछ नहीं किया, आपने सिंपली ये लॉजिक लगाया. मैंने एक्सप्लेन किया तो टाइम लगेगा, एग्जाम में करोगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसको करने में. ठीक है, just this was the conceptual explanation to this problem, and this was a very simple problem in itself. So without wasting much time, let's start with the next problem. So this is our problem. This is from the chapter complex number, one of the feared chapters, but this is a very easy problem, and this has been asked in 2021 JEE main examination, I think March attempt. ठीक है, या फरवरी या मार्च किसी एक अटेम्प्ट में पूछा है ऐसा सवाल. काफी इजी सवाल है, बस दिमाग लगाना है आपको एक बार. तो आपके पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ओमेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा मॉड ऑफ. ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में भी पहले करवाया हुआ है, तो जिन्होंने अगर वैसा सवाल करा होगा तो उनका काम बन गया होगा. पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जो था, ठीक है, नॉट फॉर पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स नंबर बट ओवरऑल जो हमारे पास फुल सिलेबस की प्रॉब्लम सीरीज थी उसमें ये ऐसा सवाल आया था, और ऐसा सवाल डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिल गया. तो दिस इज अ वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, नथिंग मच टू डू इन दिस प्रॉब्लम. बस इसी में आपको एक पैरामीटर एक्स्ट्रा कर दिया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर so as to solve this problem. So we have this omega as 1 minus square root of 3 iota. Okay, and mod times of z omega is equal to 1. तो हम पहले इसी से ही we can take some interpretation. We have to, okay, so we are given this and we are given this expression. Okay, so we have been given these factors. Now we have to find the area of triangle. एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ओमेगा जेड एंड ओरिजिन. तो आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन जब आप इसे आर्गन प्लेन में बनाएंगे, या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं जैसे, ठीक है, उसमें आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर आप काफी फेयरली विल गेट अ गुड आइडिया कि आपके पास 3 पॉइंट आ गए होंगे और आपको उससे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया है, ठीक है, जो 3 पॉइंट से निकालना है वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसको ओमेगा को देखते हैं. तो ओमेगा को लेट अस रिप्रेजेंट इट ऑन द आर्गन प्लेन. सो दिस इज माय आर्गन प्लेन फॉर एग्जांपल. अच्छा, ओमेगा इज 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा. तो यानी कि ये 1 इधर 1 यूनिट टू द ऑन द रियल लाइन एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 डाउन द imaginary line. So this will be the point somewhere around here. So this will be our point. Sorry, this will be our point. So यहाँ पर हमारे पास आएगा पॉइंट, यह आ जाएगा 1 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ -3. जस्ट वी आर डिस्कसिंग इट ऑन आई प्लेन. दिस इज अवर इमेजिनरी प्लेन, दिस इज अवर रियल पार्ट प्लेन. ओके, so this is imaginary part. Okay, so this is our omega. Now यहाँ w लिखा है, ओमेगा होगा पहली बार. ठीक है, 0 0 आप सभी को पता है, 0 0 यहाँ पर होगा, दिस इज द ऑरिजिन. तो यहाँ पर आपका ओमेगा मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए. एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट आपको निकालना है z. तो आपको पहले z का क्रेडेंशियल्स जो है आपको z के वो निकालना है. तो आपको पता है कि आपके पास क्या होना चाहिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको उसका एक मॉडुलस पता होना चाहिए और उसका एक एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, तो थीटा पता होना चाहिए. once you are known with these two facts, you are able to solve any problem. ठीक है, so this will be our entire exercise that we are supposed to do. ठीक है, so first of all हम mod z, because it is simple to calculate, we can do that. Using this expression we can calculate mod z. Using this expression we'll be able to find the argument, because we know that we can find the argument of this complex number. I'll show you the geometrical representation as well. So you can do it in any way you like, but I'll start with the theoretical explanation first. So we have mod of z omega is equal to 1. So mod of z times of mod of omega, इसका वैल्यू है 1. ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं. और आपके पास ओमेगा क्या है, ओमेगा आपके पास है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा. So once you're aware of all these facts, you will be able to solve the problem, because you know that mod omega क्या हो जाएगा, 1 square plus square root of 3 का square root, because it is the distance from the origin. तो हमने बस वही लॉजिक लगाया. इससे हमारे पास आ जाएगा 1 plus 3 का square root, that is का square root. और ठीक है, सो इससे हमें mod z का वैल्यू मिल गया 1/2. ठीक है,
तो आपको यहाँ पर मॉड जेड का वैल्यू मिल गया 1/2। अब आपको क्या पता है, अब आपको निकालना है थीटा, तो आप लिख सकते हैं जेड को मॉड जेड ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट। तो हमें बस अब थीटा इवैल्यूएट करना है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस π/2। ठीक है, अब आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा आप निकाल सकते हैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये हमारा एंगल अल्फा होगा। तो माइनस अल्फा होता है जो मतलब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं यार, ये डायरेक्ट है √3, ये डायरेक्ट है 1। तो ये एंगल अल्फा जो है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 60 डिग्री या π/3, नथिंग टू, क्योंकि tan अल्फा √3 है, तो अल्फा का वैल्यू इस केस सिनेरियो में 60 होता है। अल्फा इज द स्मॉल एक्यूट एंगल विद रिस्पेक्ट टू विच वी आर सॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 60 यानी कि π/3 हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा जो है वो आपके पास आ गया π/3। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस π/3, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, माइनस अल्फा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। पर मैं इसे इस तरीके से याद नहीं रखता, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये π/6 आ जाएगा। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आपको पता लग गया कि यहाँ पर ये 60 ट्रैवर्स कर रहा है, आपको पता है कि यहाँ कहीं इस लाइन पे कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, कहीं इधर, जैसे सच दैट ये एंगल हमारा 90 बन जाए। क्यों, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा में जब आप π/2 ऐड करेंगे तभी आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ कहीं आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा वाली लाइन है और उसमें आपको π/2 ऐड करना है आर्गुमेंट जेड करने के लिए। तो ये एंगल हमारे पास π/2 होना चाहिए, ये एंगल आपके पास π/3 है, तो ये एंगल आपके पास डायरेक्टली π/6 हो जाता है। विद इंट्यूशन एज वेल यू आर एबल टू इलस्ट्रेट इट। ठीक है, तो without wasting much time I can directly write my argument of z, that is my theta, it is equal to π/6. Okay, so I have my mod, I have my argument, so I have my complex number. So z is equal to mod z, that is 1/2 e raised to the power iota π/6. Now what is the value of iota e raised to iota π/6? It is cos π/6 plus iota sine of π/6. Now sin π/6 is 1/2, cos π/6 is square root of 3/2. So just for illustrating the complex number, I'll get 1/4 times of √3 plus I, because 2 to यहाँ से common आ जाएगा. So this is our z. Now we have our z. Now since we have our z as 1/4 square root of 3 iota, 3 plus iota, this is our z. Now what is our omega? Omega is equal to 1 minus square root of 3 iota. And what is our origin? So origin is 0 plus 0 iota. Now अब हम इसको क्या कहते हैं, वापस रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ कहीं आ रहा होगा एक, ये लेंथ कितनी होगी, मॉड जेड, और मॉड जेड का वैल्यू कितना था, हाफ। सही है, मॉड जेड का वैल्यू हाफ था ना, बढ़िया। मॉड जेड का वैल्यू यहाँ पर हाफ था, और यहाँ से हमारे पास मॉड जेड का वैल्यू कितना आ रहा था, 2। यहाँ पर हमारे पास मॉड जेड का वैल्यू आ रहा था 2, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व कर ही सकते हैं आप, हाफ बेस इनटू हाइट लगाना है अब आपको। क्यों, क्योंकि आपको तो इसी ट्रायंगल का एरिया चाहिए। दिस इज अवर जेड, दिस इज अवर ओमेगा, पोजीशन वेक्टर्स की तरह है ना ये। ठीक है, आपने एक ट्रायंगल कंप्लीट कर ली, ओरिजिन आपको पता है, जेड आपको पता है, ओमेगा आपको पता है, तो आपने क्या लगाना है अब, हाफ बेस इनटू हाइट। अभी आप डायरेक्टली इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि इन दोनों के आर्गुमेंट्स का डिफरेंस 90 का है, जिसका मतलब है कि ये इधर ही कहीं सेटल हो गया है, बैठ गया है चुपचाप। ठीक है, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो यहाँ पर आपको ये एंगल π/2 ही मिलेगा। तो उससे आप हाफ बेस इनटू हाइट डायरेक्ट लगा सकते हैं। बेस ये रख लो, हाइट ये रख लो। ठीक है, बड़ी वाली साइड को हाइट रख लो, क्या फर्क पड़ता है, या इसको बेस रख लो, इसको हाइट रख लो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये और ये हो जाएगा कैंसिल, अपने पास आंसर आ जाएगा हाफ। वंस वी गेट अवर आंसर शुड बी हाफ, तो हमारा हाफ आंसर हो जाएगा। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काफी इजी प्रॉब्लम था। ये स्टेप्स करने में दिस हार्डली टेक्स 1.5 minute to solve this question entirely, although I took a lot time so that I can discuss the entire concept. Okay, so that's great if you guys could understand it. Now let's discuss. Okay, so we have this problem, this is our third problem. So we have a centroid of triangle ABC. ABC हमारे पास एक triangle दिया, and one of this side, its side is x plus y is equal to 3. ठीक है, सेंट्रोइड इसका है ओरिजिन, और ट्रायंगल है इक्विलेटरल।
ठीक है, आपको कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का बताना है। कैपिटल आर होता है हमारा सर्कम सर्कल, सर्कम रेडियस, सॉरी सर्कम सर्कल का रेडियस, सर्कम रेडियस, और स्मॉल आर आपका होता है इन रेडियस। ठीक है, आपको क्या करना है, आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू बताना है। तो ये भी काफी इजी सवाल है, बहुत ही सिंपल लॉजिक से हो जाएगा ये भी। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि ये सर्कल होते कौन से हैं। तो ये हमारा होता है सर्कम सर्कल, जो हमारे बाहर से जा रहा होता है, बड़े वाला सर्कल। और ये हमारा होता है सर्कम रेडियस, सॉरी। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास सारे पॉइंट एक ही जगह पे आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सर्कम रेडियस है और यहाँ पर हमारा सर्कम सर्कल है। तो ये आर है, ठीक है, और ये स्मॉल आर है। आपको क्या करना है, इन दोनों का सम बताना है। और ये हमें पॉइंट पता है 0 0, लेट से ये लाइन पता है हमें x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो आप कैपिटल आर निकाल सकते हैं क्या, सॉरी आप स्मॉल आर निकाल सकते हैं। स्मॉल आर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 0 फ्रॉम दिस लाइन, so that is 0 plus 0 minus 3 over square root of 1 square plus 1 square 2 और उसका मॉड, that is 3 by square root of 2। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर सेंटर ये है, ठीक है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो रहा होगा। नाउ दिस एंगल इज गेटिंग बाइसेक्टेड, सो ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। एंड वंस वी आर एबल टू फाइंड दैट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब सेंटर्स कोलाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेम पॉइंट पे आ रहे हैं। तो इसीलिए ये डायरेक्टली हमारे पास इंप्लाई कर जाता है, जनरली इन सेंटर और सर्कम सेंटर आर नॉट एट द सेम पॉइंट, बट इन दिस सिनेरियो दे विल बी एट द सेम पॉइंट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द सिस्टम। तो ये 30 डिग्री है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज 1/2, तो कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा 2 आर का 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। अब आपको आर प्लस आर निकालना है, सो दिस विल बी 3r, और आपको आर का वैल्यू पता है, तो यहाँ से आ जाता है 9 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये तो हो गया डायरेक्ट रिजल्ट लगाना। ठीक है, कि आपको कैसे आया। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसका फॉर्मूला याद रख लो। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ, ये जो लॉजिक लगाया अभी तक, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल के लगेगा, ये किसी भी ट्राइंगल पे लग जाएगा। तो ये ज्यादा बढ़िया हुआ ना, ये किसी भी ट्राइंगल पे लग जाएगा। इसका लॉजिक आपको एरिया, आपको सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की रिवीजन चेकलिस्ट देखनी चाहिए। आपको उसमें इस चीज का लॉजिक बताया गया, लॉजिक ही बताया है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स आप इस समय क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी डिटेल्ड रहता है, तो मतलब बेसिकली टाइम लगता है। बट व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क। तो आप इसमें a/2 डालेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है ए बी सी तीनों कितना है, 60 डिग्री। तो a/2 b/2 c/2 तीनों 30 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ से हाफ 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 1/8 बनेगा, 4 से 8 कैंसिल होगा, तो यहाँ 2 बचेगा और कैपिटल आर का वैल्यू 2r आ जाएगा। और आपका ये वाला फिर उसका 3r है, फिर उसका सारा कैलकुलेशन वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, एनीबडी कैन सॉल्व इट। अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वो तो और जल्दी सॉल्व कर लेगा। ठीक है, it will hardly take 40 seconds to solve such a problem, and this problem was also asked somewhere in JEE main examination only. So this was not a very difficult problem, and I can simply I can simply tell that the option A is the correct answer to this problem. So this was a quite simple problem. So we discussed 3 problems as of now. Let us discuss the 4th problem. Now this problem is from a very famous book जो आप लोग बोलते हैं कि करनी चाहिए सॉल्व। ठीक है, फॉर एडवांस, दिस इज फ्रॉम द एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स बाय विकास गुप्ता। तो आई एम गिविंग क्रेडिट्स टू हिम फॉर राइटिंग सच अ गुड बुक। एनीवेज, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम, एंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर जनरली आस्क्ड इन मेंस नाउ। ठीक है, मेंस में आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे 2019, 20, 21 के, आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला लगाना है और उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, so this problem is a very simple problem. So this is limit x tending to pi by 4 integral 2 to cosec square x t g of t dt
upon x square minus pi square by 16. This limit I have to evaluate. Now this is a very simple thing to do. Where is cosec square x going? First of all, I'll understand when x tends to pi by 4, what is the form of this limit? Because लिमिट के सवाल में अगर आपको फॉर्म पता है तो आप उसको इवेल्युएट करना बहुत ही आसानी से आप उसको आसानी से इवेल्युएट कर पाएंगे. तो कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4, कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 4. तो ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 4 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2. तो ये कहाँ से जा रही है? फ्रॉम लिमिट फ्रॉम a टू a जा रही है ये, तो इसका वैल्यू न्यूमरेटर का वैल्यू विल बी 0. व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? x पाई बाय 4 जा रहा है, x स्क्वायर जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16, पाई स्क्वायर बाय 16 में से पाई स्क्वायर बाय 16 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर भी जा रहा है 0. तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में 0 बाय 0 की फॉर्म बन रही है. ठीक है, तो आप इस इंटीग्रल को डायरेक्टली अब सॉल्व मत करना क्योंकि आपके बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है. इसमें एक ही तरीका है इसे सॉल्व करने का. यू कैन यूज द एल ऑर्बिटल रूल. ठीक है, एस इज साइलेंट, तो दिस इज एल ऑर्बिटल रूल. दिस is useful when we have 0 by 0 form and we have infinity by infinity form. And in this rule it is stated कि यहाँ पर अगर आप f over g को आप अगर लिमिट लें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सम a f over g लें और वो 0 by 0 की infinity by infinity की फॉर्म आ जाए, तो that limit will be equal to limit extending to a f dash over g dash. एंड अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा जब तक आपके पास एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आ जाती, लिमिट की एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आ जाती, बिकॉज इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो लिमिट एग्जिस्ट करे. ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आपके पास ये जो फंक्शन है दे मस्ट बी डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. तो उसको स्टेट करने के लिए अगर आपके पास कोई इंटीग्रल दिया गया है तो फंडामेंटल इंटीग्रल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू गो इन डीप इनटू इट, बट मतलब हाँ लोग जाते भी हैं, ऐसा कोई मतलब बड़ी बात नहीं है. तो दैट स्टेट्स की इफ यू कैन फाइंड द इंटीग्रल देन इट्स डिफरेंशिएशन हैज टू बी कंटिन्यूअस. ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज फॉर इंटीग्रल्स that I studied much thoroughly when I came to college. So don't worry if you don't know about that. So that's not a big deal. ठीक है, तो anyways, limit extending to pi by 4 integral to cosec square x. अब ये तो बहुत सिंपल रह गया. t g of t by वो ये होल का बाय है x square minus pi square by 16. Now this is an infinity by infinity, sorry 0 by 0 for, so we'll directly differentiate. So सबसे आसान क्या है, पहले डिफरेंशिएट कर लो डिनोमिनेटर को, 2x बन जाएगा. न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं कोसेक स्क्वायर. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे न्यूटन लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन. कहता है कि अगर हमारे पास f of x का वैल्यू है सम इंटीग्रल फ्रॉम g of x to h of x और यहाँ पर स्मॉल f of t dt, तो हमारे पास जो f dash of x है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? h dash of x टाइम्स ऑफ f of h of x. मतलब हम इसमें ये t की जगह ये लिमिट्स पुट कर देंगे बस, माइनस g dash of x टाइम्स ऑफ f of g of x. ये हमने पिछली रिवीजन चेकलिस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया हुआ है, तो बस इसी को लगा लेंगे सिंपल. तो बस इसको डिफरेंशिएट करना है. तो पहले हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है कोसेक स्क्वायर एक्स को, क्योंकि देखो दूसरा टर्म क्या है, 2 का डिफरेंशिएशन वो 0 हो जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग सारा वैल्यू 0 हो जाएगा खाली. तो हमें क्या करना है? बस इसी वाले को डिफरेंशिएट करना है. तो 2 टाइम्स ऑफ कोसेक एक्स बनेगा ये, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स. ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग एक्स जस्ट फॉर द टाइमिंग. और अब आप इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स times of g of cosec square x. Now where is cosec square? When x is tending to pi by 4, this entire expression, this will give me a non-zero quantity in denominator, hence my limit is finite. So when it is approaching to pi by 4, I can simply write that this cosec x will approach to 2, sorry, square root of 2. This cosec x will approach to this minus square root of 2, cot x will approach to 1, cosec square x will approach to 2, and g of cosec square x will be g of 2. Okay, so this is our numerator, and what about our denominator? So 2 times of pi by 4. So this is what we get right now. Now अब यहाँ से हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, एक नेगेटिव साइन हमेशा ही रहेगा. 2 into 2
ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा 2, 2 इंटू 2 बन जाएगा 4, 4 इंटू 4 बन जाएगा 16। तो यहाँ आ जाएगा 16 और डिनोमिनेटर में पाई, और ये आ जाएगा जी ऑफ 2। तो यहाँ पर आ जाएगा -16/पाई जी ऑफ 2। तो यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। तो ये भी काफ़ी इजी सवाल था। जस्ट इसमें क्या करना था, आपको एक सिंपल लॉजिक लगाना था कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना था कि लिमिट कौन सी है। वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि लिमिट कौन सी है, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया उसके बाद, ऊपर हमारे पास इंटीग्रल है, ठीक है, तो इंटीग्रल है तो उसको हमने क्या कर दिया, बस डिफरेंशिएट कर दिया। वंस वी आर एबल टू डिफरेंशिएट, फिर उसके बाद हमारे पास डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव आ गया। एंड व्हेन वी आर एबल टू डू दिस एंटायर सिनेरियो, वी कैन सिंपली राइट अवर एफ डैश एक्स यूजिंग द न्यूटन लेबनिज रूल, or using the Newton-Rabelais rule and all, we are able to find a expression, because उसके बाद हमारे पास लिमिट आ गई थी फाइनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को किया। तो दिस वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, आई वोंट कॉल इट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। और ऐसा सवाल आपको जेईई मेन में ज़रूर से ज़रूर मिलता है, हर साल आता है और आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ट्रेंडी सवाल रहा है, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई। Okay, so this is a paragraph type question. I've kept a paragraph type question for your quick recap. Paragraph type question. तो यहाँ पर हमारे पास है पैराग्राफ जो है, यहाँ पर हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर होता है। तो दिस इज अ पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। लेट एफ बी अ सर्जेक्टिव क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जेक्टिव क्वाड्रेटिक फंक्शन विद लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ यहाँ पर इन्होंने घुमाने की कोशिश की, लाइन ऑफ सिमेट्री है, सर्जेक्टिव क्वाड्रेटिक है, और आपके पास उसका लिए एक वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से ये डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को। नेक्स्ट आपका पास क्वेश्चंस दिया गया है कि इफ जी ऑफ एक्स इज दिस देन व्हाट। तो इसके लिए हमें पहले एफ ऑफ एक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम जी ऑफ एक्स पे पहुंचेंगे। और सेकंड सवाल में देखें तो यहाँ पर भी हमें एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है, सो दिस हमें इंडेफिनेटली दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। So I took this as a paragraph type question just to make the things much clear. The concepts must be clear. So let us try to understand what we are provided with. तो हमारे पास एक function है. I won't do much calculations here because that will be making it filthy enough. So this is our function. This is a surjective function. Now I guess सभी को पता होगा कि surjective function है, तो इसका मतलब हमारा जो ये कोडोमेन है, ठीक है, that is equal to range. This has been discussed in one of the mathematics in minute series, so do check that out as well. ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बाय द वे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको लिंक मैथमेटिक्स इन मिनट सीरीज का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 3/4 से इन्फिनिटी, ये जो है हमारे पास, दिस इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन, तो ये हमारे पास इसका क्वाड्रेटिक रेंज है। अच्छा, मोर ओवर आपको दिया गया कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। Perhaps I'll write it in a different color because फिर PDF में आता नहीं है, I don't know why. So this is a quadratic function. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि the quadratic functions are symmetric in nature and हमारे पास इसका रेंज हमेशा पॉजिटिव है, तो this range is always greater than 0, मतलब this quadratic doesn't have roots, नहीं, doesn't have real roots to be more exact, implies इसका discriminant क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो आई एम टेकिंग द इम्प्लीकेशंस जस्ट फ्रॉम द सिंपल फैक्ट दैट इट इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन एंड इट्स रेंज इज पॉजिटिव। So you have to observe, that is what an advanced problem demands from you, is that you have to get your observation right. Every time you read a problem, you will simply read it ऐसा ही है, ठीक है, यहाँ वाली छोड़ दी, ठीक है, फिर यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है, उससे आधी इंफॉर्मेशन आएगी, गलत हो जाएगा सवाल। यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन है, आपको लगेगा इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली दी गई होगी। अगर आप क्वाड्रेटिक इग्नोर कर दोगे, सर्जेक्टिव इग्नोर कर दोगे, साथ साथ लिखी हुई है, कोई भी चीज कब स्किप हो जाए किसी के पता नहीं लगता। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस फंक्शन को कैसे मैनिपुलेट करा जाता है। नाउ वंस यू हैव दिस, यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पास रूट्स नहीं है, रियल रूट्स नहीं है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। रेंज आपको पता है,
तो इसको हमें क्वाड्रेटिक को लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब आपको ये समझना है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाए। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एक इसका पॉइंट पता होना चाहिए। आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट ऐसे कुछ दिया है, तो एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट। ओके, तो आपको इसको कैसे लिखना है, आई ट्राई टू मैनिपुलेट इट अगेन। तो यहाँ पर आपके पास ये दिया गया है, इसको आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा किसी भी क्वाड्रेटिक को। नाउ दिस बीटा की वैल्यू क्या होगी और अल्फा की वैल्यू क्या होगी फॉर x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे दिमाग में कैसे क्लिक किया, I'll show you. Wait a minute. What I will do is I'll take a common first of all. I'll just manipulate it to get somewhere this kind of expression, and I'll let you know the things later. Okay, once we have this expression, now what I can do is I can complete the square. Plus twice of b by 2a times of x plus b square by 4a square plus c by a minus b square by 4a square. Okay, so this a can be written as x plus b by 2a का whole square. ठीक है, we can write it this expression in this format and plus 4ac minus b square by 4a square. ठीक है, तो इससे हमें क्या लेके जाना है, ये हमारी जो हमने ये प्रोसेस किया है, टास्क किया, इससे हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो हमारा x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a है, इसके अबाउट कोई भी क्वाड्रेटिक होती है वो होती है सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक्स होते हैं तो वो सिमेट्रिक होता है अबाउट देयर पॉइंट ऑफ मिनिमा, और पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है इससे हमें क्या ले जाना है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो इसका मिनिमम वैल्यू होता है, ये कितना होता है, माइनस डी बाय 4a। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर आपके पास 4a² आ रहा है। तो मतलब वैसे आपको ध्यान आना चाहिए कि ये किस तरीके से हमने इसे अप्लाई किया। Once you're able to do that, your task is solved. ठीक है, यहाँ पर वैसे 4a² नहीं, यहाँ 4a आना चाहिए, क्योंकि हम a से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक आती है वो इस फॉर्मेट में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर 4a आ रही है। ठीक है, सो जस्ट टू मेंशन दैट, ये हमारे पास जब भी हम इसको x को 0 डालेंगे तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस डी बाई 4a। जब हम x को माइनस b बाई 2a डालेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू माइनस डी बाई 4a आती है। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, ठीक है, नो मैटर वो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फलाना ढिमकाना, डजंट मैटर, आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सिंपल एज दैट, where beta is the minimum value, because every quadratic will either have a minima or a maxima that will depend on this. If a is positive, I can write it in this manner. Now I have x minus alpha square, that is our where alpha x equal to alpha will be the point of symmetry, that is the point of minima. This will be our minima. Okay, so this is our concept, the entire concept that I'm going to apply in this problem. So let's do it then. Okay, अब हमारे पास है सर्जेक्टिव क्वाड्रेटिक फंक्शन। लेट्स से माय सर्जेक्टिव क्वाड्रेटिक फंक्शन इज a टाइम्स ऑफ x² प्लस b बाय a x प्लस c बाय a। एंड हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है x इक्वल टू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप देखिए यहाँ पर x इक्वल टू हाफ ये लिख दिया इसने, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये कुछ इसी तरीके का क्वाड्रेटिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज है वो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज के वाले फंडे से हम इसका रेंज भी प्रिडिक्ट कर चुके हैं, जो कि होगा 3/4 से बड़ा, यानी कि 3/4 से इंफिनिटी। तो इसका रेंज भी हम प्रिडिक्ट कर चुके हैं। नाउ वंस वी हैव डन ऑल ऑफ दिस, दिस इज माय लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज माय रेंज। तो मैं कह सकता हूँ कि माय पॉइंट ऑफ मिनिमम विल बी दिस,
ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स माइनस ऑफ माइनस बी बाई टू ए का स्क्वायर, ओके, प्लस दिस 3/4। एक्स इक्वल टू हाफ डालेंगे तो इससे आपको 3/4 वैल्यू मिलेगा। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, एफ ऑफ वन का वैल्यू है 1, तो उससे हमें क्या इम्प्लाई करना है, तो ये हमारा y है, यानी कि एफ ऑफ एक्स, वाई लिख लो या एफ ऑफ एक्स लिख लो। तो एफ ऑफ वन का वैल्यू है 1, तो मैं इसको एफ ऑफ 1 लिख लेता हूँ, इसका वैल्यू है 1। नाउ दिस इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। तो इससे आ जाएगा a का वैल्यू भी 1 जब आप इसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास आ गया a का वैल्यू 1, तो आपके पास पूरा फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स। अब आपको पूरी लिबर्टी मिल गई एफ ऑफ एक्स लिखने की। अब आप एफ ऑफ एक्स सही सही लिख देंगे, जिसका वैल्यू है एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। नाउ आई विल सजेस्ट कि आप इसे इसी फॉर्मेट में रखें, बिकॉज दिस इज अ प्योरली क्वाड्रेटिक एंड यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ द ग्राफ फॉर इट। Graph will be something like this. This is x equal to half and it is symmetric about this, and this is our y equal to 3/4. Now अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो अब आप f of x निकाल चुके हैं। अब आपको g of x निकालना है, तो g of x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, f of x plus f of minus x divided by 2। तो अब हम निकालते हैं g of x। पहले सवाल के लिए g of x निकालना है, तो f of x plus f of minus x divided by 2 निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 कर रहे हैं, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ माइनस x, दिस विल बी माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 होल डिवाइड बाय 2। तो ये बन जाएगा x माइनस हाफ का स्क्वायर 1/2 टाइम्स ऑफ x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास g ऑफ x बनेगा और इसको सॉल्व करते हैं अब। तो हमारा सवाल देखो पैराग्राफ टाइप है तो थोड़ा लंबा तो जा ही रहा है, पर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है। मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। ठीक है, सो मीनवाइल x माइनस हाफ का स्क्वायर है तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स, राइट, और x प्लस हाफ का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एक्स। ये आपके पास आ गया g ऑफ x और प्लस 3/4 है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो दिस विल एक्चुअली गेट कैंसल्ड आउट। आप इसे डायरेक्टली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते थे, बट मैंने नहीं लिखा, पता नहीं क्यों, पर मैंने नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको मिल गया आपका g ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब आप इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आपके पास g ऑफ x है, आपके पास f ऑफ x है। आप देख लो आपके पास दो सवाल दिए गए हैं, आपको क्या निकालना है, इंटीग्रल। अब आपको सही वाला इंटीग्रल निकालना है, सही वाला इंटीग्रल निकालना है डी ऑफ एक्स डी एक्स। ये देखो ये सारा इसी सवाल का है, डी एक्स ओवर जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स -1 है कि +-2 है, -2 है, ओके, -2 है, तो मतलब इसने इधर भी मेहनत करवा ली है हमसे, तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे मेहनत भाई, क्यों नहीं करेंगे भाई मेहनत। तो जी ऑफ ई रेज टू आर एक्स क्या आएगा, एक्स की जगह ई रेज टू आर एक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। अब ये सब समझ आना चाहिए भाई, नहीं आ रहा है समझ तो दिक्कत है, रिवाइज करें, बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे, देख सकते हैं सारे। ठीक है, -2 करके देखेंगे। अब ऐसा करते हैं कि हम लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन। जब भी ना स्क्वायर रूट में हो और आपको कुछ भी क्लिक ना करे, आप इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को डायरेक्टली टी स्क्वायर पुट कर दें, क्योंकि आपके शायद कुछ सिंप्लीफिकेशन की पॉसिबिलिटी बन जाए इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर आ गया आपके पास e रेज टू द पावर 2x -2 का वैल्यू e रेज टू पावर 2x -1, इसका वैल्यू है टी स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 2e रेज टू पावर 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, t dt ओवर e रेज टू द पावर 2x, और e रेज टू द पावर 2x का वैल्यू तो t स्क्वायर प्लस 1 है। कहाँ से आया, इस इक्वेशन से आया। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर, सोनली इन फंक्शन इन t, और यहाँ पर आपको सोनली डिफरेंशियल इन x। ठीक है, तो आपको ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, बस इसको सब्स्टिट्यूट करना है टी स्क्वायर, तो ये बहुत सिंपल हो गया। अब तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है ये टी डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 1, ये तो हमारे पास dx की जगह आया,
और इसका डिवीजन किससे है, g ऑफ ex माइनस 2 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट जब आप करेंगे तो यहाँ पे मॉड टी मिलेगा, तो आप इसको मॉड टी लिख सकते हैं। ठीक है, जो अज्यूम इनडेफिनेटली इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं अपने मन से। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि टी पॉजिटिव है, तो उस सिनेरियो में हमें बेसिकली टी ही मिलेगा, टी से टी कैंसिल हो गया। तो उसके बाद आपको मिल गया क्या, डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस वन तो होता है tan इनवर्स टी, और टी का वैल्यू आप सभी को पता है भाई, टी का वैल्यू तो अब पता ही है। अरे भाई बहुत सारा सवाल था ये तो। ठीक है, टी का वैल्यू तो आपको पता ही है, तो टी का वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइनल आंसर tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू द पावर 2x माइनस वन। ठीक है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि हमारा कोई ऑप्शन मैच कर, ऑप्शन भी तो मैच करना चाहिए ना, फाइनल आंसर तो ऑप्शन मैच करने पे ही मिलेगा। सेकंड वर्स साइनस साइनस मतलब हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले ऑप्शन सेकंड वर्स है तो सेकंड वर्स देख लेते हैं इसका, तो हमें पहले इसका ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखो tan इनवर्स ये हमारा आंसर तो निकल आया, पर ये हमारा लेट्स से ये थीटा है। ठीक है, ये हमारे पास थीटा होगा फिर, तो इससे हमारे पास बनेगा ट्रायंगल, और इसके हिसाब से जब हम और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे करेंगे तो इससे बनेगा ये ई रेज टू पावर एक्स। क्यों, क्योंकि ये होगा राइट ट्रायंगल, किसी राइट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा और उसका टेंजेंट इनवर्स लगाया होगा। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इसे डायरेक्टली कह सकता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ e raised to the power 2x minus 1। अब ये मैंने कैसे लिखा है ये आपको समझ आ ही रहा होगा कि हमने कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके c निकाला। तो दिस इज, अब साइन इनवर्स आपको पता होना चाहिए भाई, साइन इनवर्स कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन हो गया, और ये हमारे पास ऑप्शंस में नहीं होगा। तो सेकंड वर्स के लिए था हमारे पास दूसरा ऑप्शन, तो सेकंड वर्स देख लेते हैं, तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये e raised to power x। अब ये हमारा आंसर होगा, इससे हमारा आंसर देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर अब सेकेंड वर्स ऑफ दिस मैच कर गया, तो बी ऑप्शन जो था ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। दूसरा सवाल तो इधर ही है, आसानी है, इधर ही कर देते हैं। दूसरा सवाल क्या है, इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। अब आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पता है कितना है, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। सही है, यही है ना यही। ठीक है, तो बस आपको ये पता है, आप इसको सब्स्टिट्यूट, अच्छा आप ऐसा करें कि यहाँ पर आप इसे एफ ऑफ टी की फॉर्मेट में करें, तो टी आपको मिल जाएगा टी माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। अब देख लो यहाँ पर आपने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। अब ऐसा करो कि इसको बनाने के लिए आप ई की पावर एक्स को रख दो टी, तो ई की पावर एक्स डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला फंक्शन बन गया डी टी और एफ ऑफ टी। अब यहाँ पर आप एफ ऑफ टी डाल लो, तो ये क्या बन जाएगा, डी टी ओवर टी माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। अब इसके लिए आप क्या करो कि टी माइनस हाफ को आप कुछ ऐसे डाल लो, लेट से के डाल लो, तो आपको मिल जाएगा डी के ओवर के स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर रूट का इंटीग्रल, और इसको आप रख लो √3/2 का स्क्वायर, तो इसको √3/2 का स्क्वायर करके लिख लेते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/a, व्हाट इज ए √3/2 है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, तो k/a आएगा। तो यानी कि यहाँ पर √3 और यहाँ पर 2, और k का वैल्यू क्या है, t माइनस हाफ, तो आ जाएगा 2t माइनस 1/2। तो 2 से 2 अगेन कैंसिल होगा, और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2/√3 टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2t माइनस 1/3, सॉरी /√3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t का वैल्यू तो हमने क्या x के उसमें ही रखा था, e की पावर x को t रखा था। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस 1 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मैचेस विद द करेक्ट आंसर, यहाँ बी मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन सॉल्व होना था, इसने काफी टाइम ले लिया, बट यस इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता लगे होंगे। तो वीडियो का जिन लोगों ने एंड तक देखा होगा उन्होंने एडवांस टाइप के क्वेश्चन की फील से एंड किया होगा क्वेश्चन को। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों।
आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आज के हमारे पास इतने बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स थे, हमने बेसिक प्रॉब्लम से लेकर के अच्छे लेवल के प्रॉब्लम तक पहुंचे, तो दैट गिव्स मी अ गुड sort of confidence in itself. So thank you everyone for watching this video, and I'll see you in the next video. Have a great time everyone, and bye bye. Take care everyone.